Assalamualaikum dear students, welcome to the Azim group of publications. I am Nimra Adil, your chemistry teacher, and today we are going to discuss solvent extraction from chemistry book by Azim Academy. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में तीसरी एनालिटिकल टेक्निक डिस्कस की थी, दैट वाज अबाउट सब्लिमेशन, और आज जिस प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बेसिकली क्या है? एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आप किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के सॉल्यूशन को दो लिक्विड्स के साथ मिक्स करते हैं। इस मिक्सिंग के प्रोसेस के दौरान बेसिकली होगा क्या कि वो सॉल्यूशन जिसको आपने मिक्स किया था, उस सॉल्यूशन में मौजूद हमारा जो रिक्वायर्ड कंपाउंड होगा वो अपने आप को दो लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। उन दो लेयर्स में एक ऑर्गेनिक लेयर होगी और एक एक्वस लेयर होगी। अगर आपको इसके ऑपरेटर्स की तरफ दिखाया जाए तो सबसे पहले एक सेपरेटिंग फनल है। इस सेपरेटिंग फनल में आप दो लिक्विड्स को डालेंगे, लेकिन दोनों लिक्विड्स इनमेजिबल होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि दोनों आपस में डिसॉल्व ना हो। फॉर एग्जांपल, आप अगर एक साइड पे पानी ले रहे हैं और दूसरी साइड पे ईथर लें, दोनों को डिसॉल्व करें तो वो कभी भी एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये है इनमेजिबल लिक्विड। तो हमने सबसे पहले करना क्या है, वो सॉल्यूशन जिसके अंदर हमारा रिक्वायर्ड सब्सटेंस या हमारा सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व्ड है, उस रिक्वायर्ड सब्सटेंस वाले सॉल्यूशन को आप इस सेपरेटिंग फनल के अंदर डाल के इसमें मौजूद दो इनविजिबल लिक्विड्स के साथ शेक करेंगे तो हमारे पास जो सॉलिड सब्सटेंस उस सॉल्यूशन में मौजूद था वो जब इन दो लिक्विड्स के साथ शेक होगा तो वो सॉलिड सब्सटेंस अपने आप को इन दो लिक्विड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। अब ये दो लिक्विड्स के दो सॉल्वेंट्स बेसिकली क्या है, एक आपके पास ऑर्गेनिक लेयर है जबकि दूसरी आपके पास क्या होगी, एक्वस लेयर होगी। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड सब्सटेंस सॉल्यूशन से अपने आप को दो लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, दो सॉल्वेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, एक एक्वस लेयर और एक आपके पास ऑर्गेनिक लेयर। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बेसिकली जो है ये हमारे पास वोलेटाइल सब्सटेंसेस के लिए टेक्निक यूज़ की जाती है और इसकी सबसे जो कॉमन एग्जांपल है वो ईथर एक्सट्रैक्शन है। ईथर एक्सट्रैक्शन क्या है, आप एक सेपरेटिंग फनल लेंगे, उसमें आप पानी भी डालेंगे और आप ईथर भी डालेंगे। पानी जिसमें होगा उसको हम एक्वस लेयर कहेंगे, जबकि ईथर वाली लेयर को हम ऑर्गेनिक लेयर कहेंगे। तो कोई भी लेबोरेटरी में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने प्रिपेयर किया है, जैसे ही उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं सेपरेटिंग फनल में डाल के उसको स्टॉपर से बंद करके काफ़ी देर शेक करूंगी और फिर मैं थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, तो जो सोल्यूशन में मौजूद मेरा रिक्वायर्ड कंपाउंड है वो अपने आप को ऑर्गेनिक और एक्वस लेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। और जब मैं शेक करने के लिए थोड़ी देर के लिए रखूंगी तो एक्वस लेयर सेपरेट हो जाएगी और ऑर्गेनिक लेयर सेपरेट हो जाएगी। नीचे से मैं उसको ओपन करूंगी और पहले एक लेयर को सेपरेट कर लूंगी और फिर दूसरी लेयर को सेपरेट कर लूंगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ईथर एक्सट्रैक्शन की बात कर रही हूँ तो एक मेरे पास वाटर है और जबकि दूसरी लेयर मेरे पास ईथर की होगी। तो वाटर की लेयर चूंकि डेंसिटी में हाई होगी इसलिए वो नीचे होगी और ईथर लेयर डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर होगी। उसके अंदर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल के उसको शेक करूंगी। शेक करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं रखूंगी, नीचे से वाटर की लेयर को मैं सेपरेट करूंगी। ऑर्गेनिक सैंपल में मौजूद जितनी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज थी वो मेरी नीचे एक्वस लेयर में चली गई और उस सैंपल में मौजूद जितना ऑर्गेनिक कंटेंट था वो ऑर्गेनिक लेयर के अंदर चला गया। यानी लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला प्रिंसिपल यहाँ पे होगा। जो मेरा सब्सटेंस है उसमें जो पोलर पार्ट है वो पोलर लेयर में जाएगा और जो नॉन पोलर पार्ट होगा वो नॉन पोलर लेयर में जाएगा और फिर हम उनको 1 बाय 1 लेयर्स को सेपरेट कर देंगे। जैसे कि मेरे पास वाटर और ईथर था, जैसे ही मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाला तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद जितनी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज थी वो एक्वस लेयर में चली गई और ऑर्गेनिक कंटेंट जो था वो सारा के सारा ऑर्गेनिक लेयर में चला गया। नीचे से मैं उसको ओपन करूंगी। पहले मैं जो आपकी नीचे वाली लेयर होगी जो कि इस केस में वाटर है तो मैं वाटर को सेपरेट कर लूँगी। वाटर में इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज भी साथ ही सेपरेट हो जाएंगी। अगर इसको मैं सेपरेट करूँ तो यहाँ से वाटर को अगर मैं ऑपरेट करवा दूँ तो पीछे मेरे पास इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जो है वो रह जाएंगी। इसी तरह फिर मैं एक न्यू फनल या एक न्यू बीकर लूँगी, उसको दोबारा सेपरेटिंग फनल के नीचे रखूँगी और जो दूसरी लेयर थी जो कि ऑर्गेनिक लेयर थी उसको भी मैं वहाँ से निकाल लूँगी। ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होगा वो एवापोरेट कर जाएगा और पीछे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है मेरे पास प्योर फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाएगी। इसी के साथ जो हमारे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है इसमें हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। बेसिकली सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का जो फिनोमेना है वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है कि सॉल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा बिटवीन द टू इमर्सिबल लिक्विड इन अ कांस्टेंट रेशियो irrespective of the amount of the solute added। यानी जो आपने वो जो सोल्यूट वाला मिक्स किया है उसको जब आप शेक करेंगे दो सॉल्वेंट्स के साथ तो वो जो सोल्यूट का मिक्सचर है, जो सोल्यूशन है, वो अपने आप को कांस्टेंट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा और आप कितनी अमाउंट उस सैंपल की डालते जा रहे हैं इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से ही रिलेटेड हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट बेसिकली जिसको हम KD भी कहते हैं, ये दो चीज़ों की रेशियो है, कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल
सैंपल इन ऑर्गेनिक लेयर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल इन एक्वस लेयर। तो जितना ऑर्गेनिक कंटेंट मेरा ऑर्गेनिक लेयर में होगा डिवाइडेड बाय जितना मेरा दूसरा कंटेंट एक्वस लेयर में होगा, इन दो चीज़ों की जो रेशो है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की डेफिनेशन को समझने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है प्योरिफिकेशन ऑफ आयोडीन। यानी आपको एक सैंपल है आयोडीन का दे दिया गया और आपको ये कहा जाता है कि आपने आयोडीन को प्योरीफाई करना है। तो हम आयोडीन को प्योरीफाई करेंगे, कैसे करेंगे? हम आयोडीन का सोल्यूशन लेंगे, उस आयोडीन के सोल्यूशन को आप सेपरेटिंग फनल में डालेंगे और उसको उन दो लिक्विड्स के साथ शेक करेंगे। लेकिन अब चूँकि सैंपल मेरा आयोडीन है तो मैं ईथर को यूज़ नहीं करूँगी। तो एक तो मेरे पास एक्वस लेयर होगी, जबकि दूसरी लेयर में जो होगी ऑर्गेनिक लेयर में कार्बन टेट्राक्लोराइड को मैं यूज़ करूँगी। जबकि पिछला जो प्रोसीजर था पानी की डेंसिटी ज़्यादा थी इसलिए वो नीचे लेयर थी, जबकि ईथर की डेंसिटी कम होने की वजह से वो ऊपर वाली लेयर थी। लेकिन अब कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात हो रही है, यानी CCl4 की बात हो रही है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 की डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए ऑर्गेनिक लेयर नीचे होगी और एक्वस लेयर ऊपर होगी। यानी बिल्कुल ऑपोजिट सा यहाँ पे काम हो रहा है। अब क्या करेंगे? आयोडीन को जब मैं पानी में डिसॉल्व करती हूँ तो आयोडीन वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। तो आप क्या करेंगे? I2 यानी कि आयोडीन में डालेंगे पोटेशियम आयोडाइड। जैसे ही आप पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे, हमें पता है कि अगर पोटेशियम आयोडाइड की बात करें तो पोटेशियम आयोडाइड डिकम्पोज होकर पोटेशियम आयंस एंड आयोडाइड आयन देता है। ये आयोडाइड आयंस आयोडीन के साथ मिलकर ट्राई आयोडाइड आयन प्रोड्यूस करवाते हैं और ट्राई आयोडाइड आयन अब वाटर के अंदर जो है वो सॉल्युबल होता है। तो आपने बेसिकली क्या करना है? आयोडीन पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, आपने इसमें पोटेशियम आयोडाइड डाल के उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब वो जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन को आप सेपरेटिंग फनल में डालेंगे। इसमें दो लिक्विड्स हैं, एक ऑर्गेनिक और एक एक्वस। जैसे ही आप शेक कर रहे हैं इस वक्त आपके पास दो चीज़ें मौजूद हैं, एक I2 दैट इज आयोडीन और एक ट्राई आयोडाइड यानी I3 नेगेटिव। अब हमने क्या करना है? जैसे ही मैं इन दो लेयर्स को शेक करूंगी मैं क्या देखूंगी कि जितना ट्राई आयोडाइड आयन होगा वो ऑर्गेनिक लेयर से ऊपर की तरफ यानी एक्वस लेयर में मूव कर जाएगा और I2 जो कि ऊपर वाली लेयर में था वो वहां से सारे का सारा किस लेयर में मूव कर जाएगा? ऑर्गेनिक लेयर में। यानी कहने का मतलब ये है कि ट्राई आयोडाइड आयन विल मूव टुवर्ड्स एक्वस लेयर एंड I2 विल मूव टुवर्ड्स द ऑर्गेनिक लेयर। अब I2 जब ऑर्गेनिक लेयर में आएगा तो वहाँ पे पर्पल कलर डिस्चार्ज करेगा और I3 जब आपके पास एक्वस लेयर में जाएगा तो वहाँ ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर जो है वो डिस्चार्ज करेगा। तो ये प्रोसेस जो है हमारे पास दोनों इक्वल रेट पे होंगे। जितना I2 ऊपर से नीचे आ रहा है उतना ही I3 नीचे से ऊपर जा रहा है। तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है, दोनों का रेट जो है वो बेसिकली हमारे पास इक्वल होता है। अब अगर इस एग्जाम्पल के लिए भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट निकालना हो तो बेसिकली वही फार्मूला है, कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन ऑर्गेनिक लेयर डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन एक्वस लेयर। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट बेसिकली यहाँ मेरे पास सोल्यूट क्या है? आयोडीन है, जबकि ऑर्गेनिक लेयर क्या है? CCl4, इसलिए I2 इंटू CCl4 लिखेंगे। जबकि नीचे आपके पास क्या है? आपके पास नीचे आयोडीन जो कि ट्राई आयोडाइड की आयन फॉर्म में है और वो एक्वस लेयर में सॉल्युबल था, ऑर्गेनिक लेयर में सॉल्युबल नहीं था, तो उसको हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी ऐसी चीज़ को जो वोलेटाइल है, जो थर्मली अनस्टेबल होती है, उनको हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की मदद से प्योरीफाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये होती है कि इस टेक्निक के दौरान हमने दो सॉल्वेंट्स लेने होते हैं और दोनों सॉल्वेंट्स हमारे पास जो है इमिजिबल होने चाहिए, यानी आपस के अंदर डिसॉल्व ना हो। और ये जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का फिनोमेना है ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।